रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट, किसी एक केस में दिया गया जजमेंट क्या दूसरे केस में रेलेवेंट होगा, क्या उसको दूसरे केस में पेश किया जा सकता है। जजमेंट के साथ साथ ऑर्डर भी ले लीजिए, डिक्री भी ले लीजिए। किसी एक केस में दिए गए जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री क्या दूसरे केस में शो किए जा सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 34 कहता है कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी केस का ट्रायल शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे में कोई ऐसा जजमेंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है जो कि इस ट्रायल को रोकता हो, इसको बार करता हो, तो ये जजमेंट यहाँ पर रेलेवेंट होगा। मान लीजिए ए और बी के बीच में केस हुआ, उसका ये जजमेंट आ गया। अब ए ने सोचा इसी सेम फैक्ट्स पर मैं दोबारा केस कर दूं, तो ए ने बी के ऊपर दोबारा केस किया, तो यहाँ पर बी जो है ये पुराना वाला जजमेंट शो करेगा कोर्ट को कि इस बात पे हमारे बीच में पहले ही जजमेंट मिल चुका है, ये रही इसकी कॉपी। तो ये जजमेंट जैसे ही वो शो करेगा तो ये ट्रायल नहीं होगा, ये जजमेंट जो है इस ट्रायल को बार करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब ये पुराना जजमेंट रेलेवेंट है, इसको दिखाया जा सकता है, ये बार कर देगा। सेक्शन 35 ऐसे केसेस जहाँ पर लीगल कैरेक्टर किसी को दिया जाता है या फिर उससे लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड वाइफ हैं, इनके बीच में केस हुआ डाइवोर्स के लिए, अब इनको डाइवोर्स का लीगल कैरेक्टर दे दिया गया, ये इन्हें मिल गया कि अब ये डाइवोर्स्ड हैं। ऐसे प्रोबेट केसेस, एडमिरल्टी केसेस, इंसॉल्वेंसी कैसे कैसे होते हैं। प्रोबेट केसेस विल से रिलेटेड होते हैं, वसीयत से रिलेटेड होते हैं। मैट्रिमोनियल पता ही है, मैरिज से रिलेटेड। एडमिरल्टी वाले केसेस मेरी टाइम होते हैं, जैसे इसमें टाइटल दिया जाता है कि किसी शिप का कोई कौन ओनर है। इंसॉल्वेंसी वाले जहाँ पे इंसॉल्वेंट एंटाइटल किया जाता है कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, इसका लीगल कैरेक्टर ये है। तो मैट्रिमोनियल वाले केसेस का हम एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस हुआ, इन दोनों को लीगल कैरेक्टर मिल गया, अभी डाइवोर्स्ड हैं। फ्यूचर में जाके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद ये वाइफ इस हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर देती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन हस्बैंड के माता पिता जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, ये पुराने वाले जजमेंट को कोर्ट में शो करेंगे कि देखो इनको ये लीगल कैरेक्टर मिला था, ये दोनों डाइवोर्स हो चुके थे, ये हस्बैंड जो था, ये व्यक्ति जो है ये डाइवोर्स्ड है, इसलिए इसकी वाइफ को अब ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसको इनहेरिट हम करेंगे। तो यहाँ पर ये पुराने वाले केस का जजमेंट जो है, जहाँ पर लीगल कैरेक्टर मिला था डाइवोर्स का, उसको रेफ़र किया जा रहा है नए वाले केस में जिसमें वाइफ ने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया था। सेक्शन 36 कहता है ऐसे मैटर्स जो पब्लिक नेचर के होते हैं वहाँ पर पुराने जजमेंट रेफ़र किए जा सकते हैं। मान लीजिए बी जो है ए की लैंड से होता हुआ जा रहा था, तो ए ने इसके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस कर दिया कि मेरी लैंड में कैसे घुस रहा है ये। तो बी ने कहा ये तो पब्लिक वे है, ये तो पब्लिक को इस अधिकार है इस रास्ते पर जाने के लिए। तो यदि पहले पास्ट में ए ने सी के ऊपर भी ऐसा ही सेम केस किया था, सी इसकी ज़मीन से जा रहा होगा, इसने ट्रेसपासिंग का केस किया और इस केस में जजमेंट जो आया वो सी के फेवर में आया, तो बी जो है इस जजमेंट को यहाँ पर दिखा सकता है, ये जजमेंट पुराना वाला पिछला वाला यहाँ पर रेलेवेंट है, बी इसका एविडेंस दे सकता है। ये सेक्शन 36 होगा। सेक्शन 37 क्या कहता है, ये कॉमनली कहता है कि सभी जजमेंट्स, कोई और जजमेंट्स इररेलेवेंट हैं। आपका केस चल रहा है, कोई कहीं का पुराना कोई जजमेंट लेके आ रहा है, तो कोर्ट कहेगी ये इररेलेवेंट है, यहाँ पर इररेलेवेंट है एक्सेप्ट अदर देन 34, 35, 36। जो हमने ऊपर देखे 34, 35, 36, इनके अलावा सभी जजमेंट्स इररेलेवेंट हैं। प्रेजेंट केस में जो भी केस चल रहा है उसमें किसी कोई और केस का जजमेंट इररेलेवेंट है, ये बात सेक्शन 37 कहता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है, यदि जजमेंट खुद फैक्टिंग इशू हो, मान लीजिए किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है और वहाँ पर कोई प्रीवियस केस में उस व्यक्ति को चोर घोषित किया गया था, वह कन्विक्ट कर दिया गया था, तो ऐसे में कि क्वेश्चन आएगा कि क्या इसका पहले कन्विक्शन हुआ है चोरी के लिए, तो ये फैक्टिंग इशू है। तो जब उस पुराने जजमेंट में उसको चोर घोषित किया गया था, उस जजमेंट को यहाँ पर रेफ़र किया जाएगा क्योंकि ये जजमेंट ही खुद फैक्टिंग इशू है। दूसरा, यदि जजमेंट अदरवाइज रेलेवेंट हो, जैसे मान लीजिए बी ने ए के ऊपर केस किया और उस केस में ए को सज़ा हो गई, तो बाद में जब जेल से छूटा होगा तो उसे गुस्सा आया होगा, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो इस मर्डर केस में ये पुराने वाले जजमेंट को दिखाया जा सकता है जिसमें ए को सज़ा हुई थी। इससे क्या पता लगता है, इससे मोटिव पता लग जाएगा कि ए का क्या मोटिव था। ए जो है बी से गुस्सा था, उसका ये मोटिव था, इसलिए उसने मर्डर किया, तो पुराने केस का जजमेंट यहाँ पर रेफ़र किया जा सकता है
कि बी ने ए पर केस किया था, उसमें ऐसे ऐसे जजमेंट आया था, उसको सेंटेंस मिला था, इस वजह से इसने इसका मर्डर किया, तो पुराने केस में जो जजमेंट आया था उसको यहाँ पर रेफ़र किया जा रहा है। तो ये मोटिव जो है हम जानते हैं, मोटिव भी रेलेवेंट होता है, रेलेवेंसी के अंडर जो बीएसए में जो रेलेवेंसी के सेक्शंस दिए गए हैं उनमें मोटिव को भी रेलेवेंट माना जाता है। तो यहाँ पे ये अदरवाइज रेलेवेंट है जजमेंट। दूसरी पार्टी यदि चाहे तो उस चीज़ को चैलेंज कर सकती है। यदि कोई प्रीवियस जजमेंट को दिखा रहा है, कह रहा है कि जी रेलेवेंट है, ऐसे ऐसे है, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, ये दिखा सकती है कि जिस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था वह कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट थी, ये प्रीवियस जजमेंट देने वाली कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट थी, उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं था ये जजमेंट देने का, इसलिए यहाँ पर इसको रेफर ना किया जाए, ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। या फिर ये जजमेंट फ्रॉड के द्वारा लिया गया था, या फिर ये कॉल्यूजन के द्वारा लिया गया था, तो दूसरी पार्टी ऐसे इस चीज़ को चैलेंज कर सकती है, यह कोर्ट में कह सकती है। ये था रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट कि पुराना किसी एक केस में दिया गया जजमेंट क्या दूसरे में रेलेवेंट होता है या नहीं।